हेलो बच्चों, वेलकम टू फिनिक्स EDU। आज हम लोग NLM का अगला टॉपिक लेके आ गए, स्प्रिंग फोर्स। अभी तक हमने NLM के लॉस, न्यूटन्स लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, मोमेंटम वगैरह पढ़ लिया है। देन टेंशन फोर्स पढ़ा हुआ है आपने। देन आपने नॉर्मल रिएक्शन सूडो फोर्स पढ़ा हुआ है। देन फ्रिक्शन फोर्स के बारे में हमने एक इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाए हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स, हाउ इज़ इट डिफरेंट एंड व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ स्प्रिंग फोर्स, हाउ डज इट एक्ट। सो स्प्रिंग फोर्स एक्चुअली एक ऐसा फोर्स है जो अपने ऑब्जेक्ट की शेप को या डिफॉर्मेशन से रिकवर करना चाहता है, तो ओरिजिनल शेप में लाने की कोशिश करता है। जैसे कि इस डायग्राम में दिख रहा है आपने, तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपका बॉल अभी रेस्ट पे है, आपने इसको ऐसे पुश कर दिया है ना, तो स्प्रिंग में एक इंटरनल एनर्जी फोर्स डेवलप हो जाती है, तो वो इस तरफ लगती है, तो वो पीछे ऐसा आ जाएगा। तो अगर मैं इसको उल्टा ऐसा खींच लेता तो स्प्रिंग फोर्स अंदर की तरफ लगती। तो स्प्रिंग फोर्स ऑलवेज ऐसा लगेगा कि डिफॉर्मेशन को अपोज करने की कोशिश करेगा। तो स्प्रिंग फोर्स किस किस पे प्रॉपर्टीज में आती है, स्प्रिंग जैसा डिफॉर्मेशन, स्प्रिंग मटेरियल, स्पेशली स्प्रिंग की बात करते हैं। तो क्या सबकी स्प्रिंग फोर्स सेम होती है? नहीं। जैसे आपके पेन के अंदर भी स्प्रिंग आती है जो आप दबाने से इजीली दब जाती है, बट बाइक के अंदर जो जंपर आता है वो भी एक स्प्रिंग है, उसको इजीली दबाया नहीं जा सकता। तो ये एक मटेरियल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है। उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट आपका मटेरियल प्रॉपर्टी है जिससे स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू बढ़ेगा। जितना ज़्यादा कांस्टेंट होगा उतना ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये फोर्स, मटेरियल प्रॉपर्टी, इनके बारे में कुछ अच्छे से डिटेल में टॉपिक्स को कवर करेंगे इस लेक्चर में। तो स्प्रिंग फोर्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके क्वेश्चन PYQs में आ चुके हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो स्प्रिंग फोर्स हम देख सकते हैं, यहाँ पर एक स्प्रिंग फोर्स है, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स 0 है, मतलब F नेट 0 है। ये तो हमने बहुत सारे लेक्चर से देखते हुए है। अब इसको मैं स्लाइटली पुश करता हूँ तो मेरा डिस्प्लेसमेंट अंदर की तरफ हुआ है, डिस्प्लेसमेंट अंदर की तरफ हुआ है। इसको मैं ब्लैक से डिनोट करता हूँ, ज़्यादा अच्छा दिखेगा आपको। डिस्प्लेसमेंट अंदर की तरफ हुआ है, x मान लेते हैं, ओके। तो ये डिस्प्लेसमेंट जब हुआ है, स्प्रिंग को अपना फोर्स लगाना पड़ेगा बाहर की तरफ। स्प्रिंग फोर्स इज टुवर्ड्स आउटसाइड, स्प्रिंग फोर्स इज टुवर्ड्स आउटसाइड। ऐसे ही मैं अगर इसको पुल करता हूँ ऐसे, तो डिस्प्लेसमेंट बाहर की तरफ हुआ है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ओके। डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, देन स्प्रिंग फोर्स विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट इज नेगेटिव। तो स्प्रिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आप देख सकते हो ऑलवेज ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। तो F यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स को देखा गया, स्प्रिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ज़्यादा फोर्स होगा, जितना ज़्यादा कंप्रेशन होगा उतना ज़्यादा फोर्स, या जितना ज़्यादा एलोंगेशन हो उतना ज़्यादा फोर्स। दोनों केस में फोर्स का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का ऑपोजिट आएगा। अगर मैं कंप्रेस कर रहा हूँ तो ऑपोजिट में आएगा, एलोंगेट कर रहा हूँ तो भी ऑपोजिट में आएगा। तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू x। कांस्टेंट आता है kx, वेर k को हम स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं, और डायरेक्शन उल्टा आ रहा है इसलिए -x, ओके। F और x का डायरेक्शन उल्टा होता है, F और x का डायरेक्शन उल्टा होता है। K is called spring constant, या इसको स्टिफनेस भी बोल सकते हो, स्प्रिंग का स्टिफनेस भी बोल सकते हैं। इसका यूनिट आप देख सकते हो, फोर्स अपॉन मीटर, फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट, दैट इज न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर इसका यूनिट है। मटेरियल प्रॉपर्टी है तो स्केलर क्वांटिटी है, ओके। तो स्प्रिंग कांस्टेंट इज ए मटेरियल प्रॉपर्टी। क्या है? मटेरियल प्रॉपर्टी है, या डिज़ाइन की प्रॉपर्टी है ना। तो किस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया, शेप एंड साइज़ पे और मटेरियल पे डिपेंड करेगा, शेप एंड साइज़ और मटेरियल पे डिपेंड करेगा। तो लेंथ पे डिपेंड कर सकता है, इतना ज़्यादा लेंथ हो उतना अलग होगा स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है वो मटेरियल्स पे डिपेंड करता है। जंपर में जो होता है, बाइक के जंपर में वो ज़्यादा होता है, पेन के जो स्प्रिंग होती है उसमें स्प्रिंग कांस्टेंट छोटा होता है। ये आप ऑब्जर्व कर सकते हो इजीली, है ना। तो स्प्रिंग कांस्टेंट मटेरियल प्रॉपर्टी और शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है। तो इसका अगर ग्राफ बना के देखें हम लोग,
फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। जब डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो एक्स की वैल्यू 0 है तो फोर्स की वैल्यू भी आपको 0 दिख रही है, तो एक्स 0 रखने से फोर्स 0 होना चाहिए। तो एक पॉइंट ओरिजिन होगा, एक पॉइंट आपका ओरिजिन होगा। जब मैं डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कर रहा हूँ, मतलब नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट दे रहा हूँ, मतलब कंप्रेस कर रहा हूँ, लेटर से इस डायग्राम के हिसाब से कंप्रेस कर रहे हैं, तो मैं अगर इसको कंप्रेस कर रहा हूँ तो आपका फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब एक्स नेगेटिव है तो एफ पॉजिटिव होना चाहिए, तो ग्राफ सेकंड क्वाड्रेंट में दिखेगा। ऐसे ही जब एलोंगेट करूँगा, एक्स पॉजिटिव है तो फोर्स नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में दिखेगा, और इसका प्लस सी वाला टर्म 0 है, तो एक ग्राफ हो जाएगा एफ इक्वल टू माइनस के एक्स का ग्राफ है, स्लोप माइनस के है, इसका स्लोप माइनस के है, तो देखो नेगेटिव स्लोप का ग्राफ बन रहा है ना। तो ये आपका एफ इक्वल टू माइनस के एक्स का ग्राफ हो गया। तो अब इस स्प्रिंग कांस्टेंट को 2 स्प्रिंग्स जोड़ दे तो 3 स्प्रिंग जोड़ दे तो सीरीज़ में क्या होगा, पैरेलल में क्या होगा, वैसी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, सीरीज़ कॉम्बिनेशन। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या होने वाला देखते हैं। तो मैं इस सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए एक स्प्रिंग ले रहा हूँ, दूसरा स्प्रिंग ले रहे हैं, इसका K1 बोल देते हैं, इसका K2 बोल देते हैं। ओके, आपने यहाँ पर अप्लाइड फोर्स F लगाया। याद रखने वाली बात क्या, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में दोनों का एक्सटेंशन सेम हो जरूरी नहीं है, दोनों पे फोर्स सेम होगी। फोर्स इज सेम ऑन बोथ, फोर्स इज सेम ऑन ऑल स्प्रिंग्स इन सीरीज। ओके, सीरीज में हर, जैसे सीरीज कनेक्शन में करंट सेम होता था 10th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था, वैसे ही यहाँ पर फोर्स सेम होगा हर मीटर पे फोर्स सेम होगा। तो फोर्स सेम होगा तो ये कुछ एलोंगेट हो जाएगा, ये कुछ एलोंगेट हो गया, यहाँ से कुछ एलोंगेट हो गया, मान लेते हैं इस एलोंगेशन को x1 बोल देते हैं, और ये वाला जो था वो भी कुछ एलोंगेट हो गया, ये एलोंगेशन आपका x2 है। तो नेट एलोंगेशन जो होगा वो x1 प्लस x2 होगा, तो x इक्वल टू टोटल इक्वल टू x1 प्लस x2। अब हम चाहते हैं इस 2 स्प्रिंग्स बनाने में का खर्चा ना उठा के एक ही स्प्रिंग ऐसी बना ले जो इतना ही एक्सटेंशन दे इतने ही फोर्स पे, इतना ही एक्सटेंशन दे इतने ही फोर्स पे, इतना ही एक्सटेंशन दे इतने ही फोर्स पे हम देखना चाहते हैं। तो हम ऐसा स्प्रिंग बनाना चाहते हैं जिसका K इक्विवेलेंट फॉर सेम फोर्स, सेम काइंड ऑफ एक्सटेंशन दे। ये एक्सटेंशन x जो है x1 प्लस x2 के बराबर होगा। तो हम चाहते हैं ऐसा ही एक्सटेंशन मिलने वाला स्प्रिंग कांस्टेंट निकाले। तो इन तीनों में एक प्रॉपर्टी सेम में बता सकते हो क्या होगी, जो यहाँ लिखिए, फोर्स इज सेम ऑन ऑल द मटेरियल्स, फोर्स इज सेम ऑन द ऑल द मटेरियल्स। तो मैं फोर्स को लिख सकता हूँ K इंटू एक्स, या K1 इंटू x1, या K2 इंटू x2। तो मैं x1 को लिख सकता हूँ F बाई K1, x2 को लिख सकता हूँ F बाई K2, x को लिख सकता हूँ F बाई K इक्वलेंट। ओके, ये K इक्वलेंट इंटू एक्स। ओके, तो मैं इन तीनों को यहाँ प्लग कर दूँ, इन तीनों इक्वेशंस को इसमें प्लग कर दो, x की जगह F बाई K इक्वलेंट, F बाई K इक्वलेंट F बाई K1 प्लस F बाई K2। तो आप देख सकते हो 1 बाई K इक्वलेंट इज प्लस 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2, 1 बाई K इक्वलेंट इक्वल टू 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2 आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना हो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी जैसा फॉर्मूला आएगा, 1 बाई R इक्वल 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस R1 बाई R3, जितने भी हो, वैसे 1 बाई K3 प्लस 1 बाई K4 सो ऑन हो सकता है। तो ये फॉर्मूला आप याद ध्यान में रख सकते हो। अगर 2 ही स्प्रिंग्स हो, फॉर 2 स्प्रिंग्स इन सीरीज, इसको LCM लेके इन्वर्ट कर देते हैं तो K1 K2 बाई K1 प्लस K2 आ जाएगा। तो 2 स्प्रिंग्स के लिए फॉर्मूला हो जाएगा K1 K2 बाई K1 प्लस K2, और मल्टीपल स्प्रिंग्स के लिए 1 बाई K इक्वल 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2 प्लस 1 बाई K3 सो ऑन लिखना पड़ेगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में पैरेलल वाला फॉर्मूला आएगा, इसको ध्यान में रखिए।
अगला टॉपिक हम लोग लेने वाले हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा देखते। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन इज अगेन ए इजी वे। सो यहाँ पर 2 स्प्रिंग्स या मल्टीपल स्प्रिंग्स हो सकती है। मैं 2 स्प्रिंग्स ले रहा हूँ समझाने के लिए, K1 ये K2, इन दोनों को एक ब्लॉक से जोड़ के इसको फोर्स लगाई F। तो ये दोनों का जब पुल कर रहे हो तो दोनों अलग अलग पुल हो सकती है क्या? कोई इधर इधर ऐसा हो जाएगा क्या? ऐसा तो नहीं होगा, कोई इधर चला गया कोई पीछे रह गया, दोनों ही साथ में मूव करेंगे। ये तो आपको विजुअलाइज हो सकता है। तो जब दोनों का एक्सटेंशन सेम हो रहा है तो ऑब्वियसली दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट अलग है। क्या दोनों में सेम फोर्स लगी होगी? नहीं, फोर्स डिवाइड हो गई। तो यहाँ पर याद रखना है एक्सटेंशन और कंप्रेशन इज सेम। एक्सटेंशन या कंप्रेशन दोनों स्प्रिंग्स पे सेम रहेगा, दोनों स्प्रिंग्स पे सेम रहेगा। तो मान लेते हैं ये एक्सटेंड होके यहाँ से एक्सटेंड होके कुछ x एक्सटेंड हुई है, ओके, आपका फोर्स F की वजह से। तो ये x जो है दोनों के लिए सेम है, तो इसमें फोर्स लगाओगे F1, इस पर लगाओगे F2। तो F1 इस K1x और F2 क्या है? K2x है। अब हम ऐसा ढूंढना चाहते हैं, ये नेट फोर्स क्या हो जाएगी? F इक्वल टू F1 प्लस F2, F इक्वल टू F1 प्लस F2 हो जाएगी। अब इसी फोर्स पे 2 स्प्रिंग्स पैरेलल में लगाने की जगह एक ही स्प्रिंग लगा दे जो सेम डिस्प्लेसमेंट दे, तो उसको हम लोग K इक्विवेलेंट बोलेंगे। F फोर्स से आपने लगाया इसको, ये K इक्विवेलेंट है, तो ये भी सेम डिस्प्लेसमेंट देगा, सेम डिस्प्लेसमेंट देगा फॉर द सेम फोर्स। तो F इक्वल टू K इक्विवेलेंट इंटू X लिख सकते। तो मैं F1, F2 और F को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो मैं लिख सकता हूँ K इक्विवेलेंट इंटू X इक्वल टू K1x प्लस K2x। तो X कट जाएगा तो K इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका इंडिविजुअल स्प्रिंग कांस्टेंट का सम। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। पैरेलल कॉम्बिनेशन में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़, जो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आता था करंट इलेक्ट्रिसिटी में, वैसा फॉर्मूला आएगा, और सीरीज कॉम्बिनेशन में पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला आएगा। तो यहाँ पर इंडिविजुअल स्प्रिंग कांस्टेंट का सम बन जाएगा, इंडिविजुअल स्प्रिंग कांस्टेंट का सम बन जाएगा इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट। एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जब आप कहीं भी पुल कर रहे हो तो दूसरी साइड से दीवार से बंधी हुई है तो दीवार भी उतनी ही फोर्स दे रहा है, याद रखना है ना। एक ही साइड से पुल करोगे और एक साइड से फिक्स नहीं किया तो चल जाएगी उसके साथ, है ना। तो स्प्रिंग फोर्स की बात नहीं हो रही, अगर ऐसा चल गया तो अलग बात हो जाएगी। तो एक साइड से बंधा हुआ है तो दूसरी साइड भी उतनी फोर्स लग रही है, ये याद रखना। दूसरी साइड से भी, मतलब यहाँ पर जो दीवार निकाल दूँ तो दीवार कितनी फोर्स लगा रहा होगा। अगर एक स्प्रिंग है, आपने F फोर्स लगाई है, दीवार से बंधी हुई है, तो इसको मैं ऐसे भी विजुलाइज कर सकता हूँ। यहाँ F है तो यहाँ पर भी F फोर्स दीवार दे रहा है, तभी ये स्ट्रेचिंग होगी और कंप्रेशन हो रहा था, दोनों तरफ से फोर्स सेम ही आएगी। तो याद रखना, दीवार से सेम फोर्स आती है दोनों तरफ, मतलब मैं अगर X से पुल कर रहा हूँ तो दोनों तरफ से सेम फोर्स लग रही है, ऐसा मान सकते हो, तब एक्सटेंशन देख सकते हो आप, है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिए कि अगर एक साइड से फिक्स है तो वो दीवार भी उतनी फोर्स लगा रहा है ना। और ये स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग, अगर ये स्प्रिंग बैलेंस की तरह, स्प्रिंग बैलेंस वेट मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अगर दीवार से फिक्स कर दिया और यहाँ पर स्प्रिंग लटका दिया और नीचे मास लगाया, तो mg फोर्स से नीचे खींचा है, उतना ही फोर्स स्प्रिंग फोर्स है, उतना ही फोर्स दीवार भी लगा रहा है। तो ये सारे फोर्सेस इक्वल होंगे mg के बराबर। तो दोनों तरफ mg से खींच रहे हो तो स्प्रिंग फोर्स की रीडिंग भी mg है, स्प्रिंग फोर्स की रीडिंग भी mg है, याद रखना। अगर स्प्रिंग को दोनों तरफ से खींच रहे हो F फोर्स से, तो बीच में जो स्प्रिंग फोर्स का जो मशीन होगा वो आपको रीडिंग mg के बराबर ही दिखाएगा, mg के बराबर ही दिखाएगा। वो मास में दिखा रहा है तो उसका मतलब वो 9.8 से डिवाइड करके दिखा रहा है। सो इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। अब हम लोग एक और टॉपिक देखेंगे इसके अंदर। पहले टॉपिक देखने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है मैंने, 6K 12K 4K। तो मैं देख सकता हूँ 12K 4K सीरीज में, तो इनका K इक्विवेलेंट पहले निकाल लो। इनका K इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 12 इंटू 4 बाई 12 प्लस 4। तो देख सकते हो 12 इंटू 4 बाई 16 में 4 जाएगा 4 टाइम्स, 4 जाएगा 3 टाइम्स, तो 3K आ जाएगा आपका।
तो के इक्विवेलेंट इस स्प्रिंग को हटा के मैं 3K लिख सकता हूँ, इस स्प्रिंग को हटा के 3K लिख सकता हूँ। तो मेरा अभी डायग्राम कैसे दिखेगा, लेफ्ट वाला 6K रहेगा, राइट वाला निकल के हो गया 3K, है ना, यहाँ कुछ मास लगा हुआ है ऐसे मान सकते हो। अब ये दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल में डायरेक्ट आंसर आता है एडिशन ऑफ द इंडिविजुअल स्प्रिंग कॉन्स्टेंट्स। तो K इफेक्टिव या K टोटल जो हो जाएगा वो 6K प्लस 3K हो जाएगा, तो 9K हो जाएगा, 9K हो जाएगा। तो आप देख सकते हो नेट स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू 9K हो जाएगी। इस तरह के डायग्राम दिया हुआ है जिसमें 3 अलग अलग स्प्रिंग से 2 सीरीज़ में है, एक पैरेलल में है, 2 सीरीज़ में है, एक पैरेलल में है। तो आपका आंसर 9K आ रहा है। बढ़ते आगे अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। कटिंग ऑफ स्प्रिंग्स। तो स्प्रिंग कट करने से एक्चुअली स्प्रिंग अगर 2 मासेस के बीच में कनेक्टेड है, 2-3 स्प्रिंग्स कनेक्टेड है, तो स्प्रिंग फोर्स एक्चुअली स्लोली रिएक्ट करती है और वो जल्दी वैल्यू चेंज नहीं करती, इंस्टेंटेनियस चेंज नहीं होता। बट स्ट्रिंग को कट कर दो, इंस्टेंटेनियस कट होने से इंस्टेंटेनियस चेंज हो जाते वैल्यूज, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज चेंज होती है। तो कटिंग ऑफ स्ट्रिंग और कटिंग ऑफ स्प्रिंग कंप्लीटली अलग चीज़ है। स्ट्रिंग को कट करोगे, रस्सी कट कर दो तो रस्सी का टेंशन तुरंत चेंज हो जाएगा और स्प्रिंग का फोर्स तुरंत चेंज नहीं होगा। इसका भी एक अच्छा क्वेश्चन हमने लास्ट में एडवांस इलस्ट्रेशन में लिया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन इसका जो लिया हुआ है। अभी हम लोग बेसिक कटिंग से क्या होगा, अगर आपका एक स्प्रिंग है लेंथ L का, इसको आपने कुछ पार्ट्स में कट कर दिया, n इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया, ऐसे n इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया, n इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया मान लेते, तो हर स्प्रिंग का लेंथ जो हो जाएगा L/N हो जाएगा। तो इसका K न्यू क्या हो जाएगा, आपका नया कांस्टेंट क्या हो जाएगा। पहली बात तो बड़ी स्प्रिंग को कंप्रेस करना, मतलब स्प्रिंग आपकी बड़ी है उसको इजीली कंप्रेस करना, बहुत छोटी है उसको और कंप्रेस करना डिफिकल्ट हो जाता है, मतलब इनडायरेक्टली स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ जाता है। तो आप बोल सकते हो स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। जितनी बड़ी स्प्रिंग होगी उतना स्प्रिंग कांस्टेंट कम होगा एंड वाइस वर्सा। तो मैं यहाँ दिख सकता हूँ n टाइम्स ये कम हो गया तो K इंटू L जो था इनिशियली था, तो ये K न्यू इंटू L/N हो जाएगा। तो नया वैल्यू क्या हो जाएगा, नया वैल्यू K न्यू जो हो जाएगा n टाइम्स K हो जाएगा, मतलब स्टिफनेस n गुना बढ़ जाएगी, n गुना बढ़ जाएगी। इस लॉजिक को ध्यान में रखिए, 1-2 PIQs इसके बेस पे डायरेक्टली आए हुए हैं। जितने गुना आपने कट किया है उतने गुना स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ जाएगा, उतने गुना स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ जाएगा। अभी कभी कभी एक रेशियो में भी दे देते हैं, 2:3 रेशियो, 3:2 रेशियो, 5:4 रेशियो, 6:7 रेशियो। तो आप पहले तो वो रेशियो को ऐड कर दो, मान लो कुछ रेशियो दिया है तो उनको ऐड कर दो, 2:3 दिया है तो 2 + 3 ऐड कर दो, तो पहले 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, तो हर पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट होता था 5K। ये तो आपको दिख रहा है इस फॉर्मूला से, हर पार्ट का 5 गुना हो गया स्प्रिंग कांस्टेंट। अब 2:3 मतलब एक पार्ट 2 पार्ट से जुड़ा हुआ है, एक पार्ट 3 पार्ट से जुड़ा है, तो 2 पार्ट से जो जुड़ा है उसका 2 पार्ट जोड़ दिया तो 5K जोड़ दिया, तो वो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट इफेक्टिवली 5K/2 हो गया, बिकॉज लेंथ बढ़ने से स्प्रिंग कांस्टेंट घटेगा। तो 2 गुना लेंथ बढ़ा तो स्प्रिंग कांस्टेंट 2 गुना घटा। ऐसे ही 3 पार्ट्स को जोड़ दिया तो 5K/3 आ जाएगा, 5K/3 आ जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन आपको PYQs में दिया हुआ है, 1-2 क्वेश्चन दिए हुए जो हम लोग अभी देखने वाले हैं, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए, K इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, K इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके बेस पे 1-2 क्वेश्चन हम देखते हैं वाले अभी। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको AIEEE 2011 में आया हुआ है, 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, स्प्रिंग कांस्टेंट इज कट इनटू टू पार्ट्स ऑफ रेशियो 2:3। मैंने अभी जो बताया वैसा क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है टेक्निकली। इसको हमने ऐसे कट कर दिया, तो लेंथ L था तो ये 2:3 लेंथ में कट गया, तो आपका LA/LB, इसको लेंथ A बोला है इसने, इसको लेंथ B बोला है। LA/LB कितना है, 2/3 है। ओके, तो स्प्रिंग कांस्टेंट KA/LA मस्ट बी इक्वल टू KB/LB, बिकॉज K इंटू L का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, K इंटू L का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। तो आप देख सकते हो LA/LB इज KB/KA दैट इक्वल टू 2/3। ये आपने देख लिया है ना। अब जो रेशियो दिख रहा है 2:3, तो
अगर 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं इसको, 2 + 3 कितना हो गया आपका 5 हो गया। अगर 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो एक पार्ट 5K का होता, ईच पार्ट 5K का होता। तो LA में जो है 2 पार्ट्स दिख रहे, लेंथ ऑफ A 2 पार्ट से जुड़ा हुआ है, तो KB जो होगा या KA जो होगा वो क्या हो जाएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ A, स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ A 5K/2 हो जाएगा, बिकॉज वो 2 पार्ट से जुड़ा हुआ है। तो 2 पार्ट्स कनेक्ट करो, ईच पार्ट 5K का है, 2 पार्ट्स कनेक्ट किया तो /2 हो जाएगा, 3 पार्ट कनेक्ट करो /3 हो जाएगा, 4 पार्ट कनेक्ट करो /4 हो जाएगा। तो मैंने LA के लिए लेंथ ऑफ A बनाने के लिए 2 पार्ट्स को ज्वाइन किया हुआ है, तो ये हो जाएगा 5K/2 और KB जो दिख रहा है आपको वो हो जाएगा 5K/3। तो इस क्वेश्चन में वन ऑफ देम पूछा हुआ है, देख लेते क्या पूछा है। देन द स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग A, स्प्रिंग A कौन सा है अभी, ये वाला, तो आपका स्टिफनेस कितना आ गया 5K/2, 5K/2 ओके। तो /2 5K/2 इज द आंसर। देखो कांस्टेंट बढ़ेगा इसमें, बहुत इजीली आप सोच सकते हो, स्प्रिंग कांस्टेंट घट नहीं सकता है ना, तो 3/5 लेस देन 1, 2/5 लेस देन 1, ये ऑप्शन से एलिमिनेट हो रहा है। सेम नहीं रहेगा, ये भी एलिमिनेट हो रहा है। एक ही आंसर आपको लॉजिकल आंसर एक ही दिया हुआ है ना, इन्होंने ऑप्शंस ऐसे नहीं दिए कि 5/3 दे दे, 5/2 दे दे, एक ही 5/2 दे दिया। एक 5/3 देता तो बच्चा कन्फ्यूज होता है, ए का बी का क्या होगा, तो इसमें कन्फ्यूज करने लायक क्वेश्चन है ही नहीं दिया इन्होंने सोच के ऑप्शंस। अगर बच्चों को इतना पता है कि स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी तो एक ही ऑप्शन है जो मोर देन K है, 2.5K जो आ रहा है ऑप्शन 2 में आ रहा है, तो बाकी सारे ऑप्शंस भी ऐसे एलिमिनेट हो जाते, ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते इस क्वेश्चन के लिए, है ना। सो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आया हुआ JEE 2019 में आया हुआ है, JEE 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम देख सकते हैं स्प्रिंग हुज अनस्ट्रेचेबल लेंथ इज L हैज़ अ फोर्स कांस्टेंट K, so it's cut into 2 parts whose length L1 and L2 are in the ratio n। तो L1/L2 आपको दिया हुआ n, बिकॉज L1 = n L2 दिया हुआ है, तो आप देख सकते हो K2/K1 हो जाएगा n, बिकॉज इनवर्स रिलेशन है ओके। तो आपको पूछा गया K1/K2, तो बहुत ईजी बात हो गई, K1/K2 क्या हो जाएगा बेटा, इसका इन्वर्स हो जाएगा 1/n। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया भाई K L और K इन्वर्स में होते हैं तो एक लाइन का आंसर है, बिना कुछ कैलकुलेशन कोई सॉल्यूशन लोड लेने की ज़रूरत ही नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। तो ये आंसर 1/n हो जाएगा। सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर टू यू। 2 क्वेश्चन आ चुके हैं अभी तक और होपफुली अगले साल आपके लिए एक क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यहाँ पर 5 फोर्सेस से मास बंधा हुआ है और 5 स्प्रिंग फोर्स लग रही, मान लेते हैं ये फोर्स ऐसा लग रही है F1, F2, ये F3, ये F4, ये F5 ओके। सारे फोर्सेस इक्वल भी होगी बिकॉज सारे स्पीयर सेम है। तो आपका वेक्टर सम F1 + F2 + F3 + F4 + F5 = 0 है। मैं अगर 5वीं स्प्रिंग, ये वाली स्प्रिंग यहाँ से कट कर दूँ तो ये चारों मिला के उसको इस तरफ खींचेंगे, बिकॉज ये चारों इस तरफ खींच रहे होंगे, ये इस तरफ खींच रहा है, वो बैलेंस हो रहा था। तो इतना ही फोर्स ऑपोजिट में लगेगा जितना F5 का था, है ना। जैसे किसी ने आपको पकड़ के रखा है, उसने सडनली छोड़ दिया तो आप उल्टा पीछे जाओगे, बिकॉज वो आपको इधर खींच रहा था और आप बैलेंस में थे, उसने छोड़ दिया तो आप पीछे गिर जाओगे। वैसी बात है, इसने अब छोड़ दिया, इसको कट कर दिया आपने, तो ये ऐसे मूव करेगा ऑपोजिट में और इतने ही फोर्स से मूव करेगा। बिकॉज F5 को मैं लिख सकता हूँ F1 + F2 + F3 + F4 को मैं लिख सकता हूँ -F5, है ना। तो मैं 5 को स्प्रिंग कट कर रहा हूँ तो इन चारों का वेक्टर सम इस मैग्नीट्यूड के बराबर और ऑपोजिट डैश में लगेगा, इस मैग्नीट्यूड के बराबर और ऑपोजिट डैश में लगेगा। तो ये ऑपोजिट में ऐसे मूव करेगा भी, है ना। तो एक्सेलरेशन लिखना हो तो डायरेक्टली F5/मास लिख सकता हूँ माइनस के साथ। अब F5, F1, F2, F3, F4 सबकी वैल्यू F दी हुई है क्वेश्चन में, तो F/m विथ वेक्टर साइन ऑप्शन 3 से आंसर मैच होगा। आपका आंसर ऑप्शन 3 से मैच होगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, टफ नहीं है, सिर्फ आप सोच लेते एक लाइन में आंसर आ जाता है ना। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर एक फोर्स दी हुई F M1 M2 मास पे लग रही है, तो आपको पूछा गया है इफ़ यू पुश द मास M1 विथ फोर्स F द कॉज ऑफ एक्सेलरेशन A1 इन द मास M1 व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन M2। तो देखो स्प्रिंग फोर्स लग रही है दोनों में,
स्प्रिंग फोर्स M2 को चलाएगी। टेंशन होती तो डायरेक्टली मैं इसको सिस्टम मान लेता। स्प्रिंग फोर्स पे आप क्या करेंगे, इंडिविजुअल बॉडीज़ पे लगाएंगे फोर्स। तो यहाँ पर F लग रहा है, यहाँ एक्सेलरेशन A1 है, ये M1 है। यहाँ पर आपको स्प्रिंग फोर्स ऑपोजिट में लगेगी, बिकॉज आप इसको कंप्रेस कर रहे हो तो KX ऑपोजिट में लगेगा जो स्प्रिंग फोर्स है। ओके, तो एक्सेलरेशन F माइनस KX इक्वल टू M1A। नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिखा है, तो आप यहाँ से A1, इसको मास एक्सेलरेशन A1 बोला गया, तो आप यहाँ से KX को लिख सकते हो F माइनस M1A1। ये आपका स्प्रिंग फोर्स हो गया, ये आपका स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा। तो स्प्रिंग फोर्स आपको आ गया। इस फोर्स को यूज़ करेंगे इसको चलाने के लिए, पार्ट 2 चलाने के लिए। तो पार्ट 2 का फ्री बॉडी डायग्राम में स्प्रिंग फोर्स ऐसा लग रहा है KX, और इसका एक्सेलरेशन A2, ये मास M2। तो आप एक्सेलरेशन लिखने के लिए फोर्स इक्वल टू M इंटू ए, तो KX इक्वल टू M2A, हमको A2 चाहिए, तो A2 इज इक्वल टू KX बाई M2। अब KX की वैल्यू ये है, तो F माइनस M1A1 बाई M2। तो इस तरह का ऑप्शन आपके आंसर से मैच होना चाहिए। F माइनस M1A1 बाई M2 ऑप्शन 4 से मैच हो रहा है। सो स्प्रिंग फोर्स और टेंशन फोर्स में थोड़ा सा ध्यान रखना है। टेंशन को मैं डायरेक्टली सिस्टम मान के एक्सेलरेशन इक्वल टू F बाई M1 प्लस M2 लिख सकता था, बिकॉज वो कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन आता। इसमें इंडिविजुअल एक्सेलरेशन अलग अलग आ सकते हैं, तो इसको ध्यान रखिए। तो आपका आंसर A1 A2 का अलग अलग आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन नंबर्स के साथ। मास यहाँ 20 किलो दिया हुआ है, 200 से पुल कर रहे हो 10 kg को। 10 kg मास हैज़ ए एक्सेलरेशन ऑफ 12, इसका एक्सेलरेशन आपको दे दिया है। तो 10 kg बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम क्या है, KX इसको चला रहा होगा, इसका एक्सेलरेशन 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना। तो ये मास 10 kg है। ओके, तो M इंटू ए 10 इंटू 12 मस्ट बी इक्वल टू KX। तो KX की वैल्यू 120 है, KX की वैल्यू 120 न्यूटन है। तो स्प्रिंग फोर्स आपको आ गया। यहाँ आप चला रहे हो 200 से, स्प्रिंग फोर्स इसमें ऑपोजिट लगेगा। 20 kg ब्लॉक जो है, ये 20 kg का ब्लॉक है, इसको आप पुल कर रहे हो 200 न्यूटन से। स्प्रिंग फोर्स अपोज करेगा पुलिंग को, तो यहाँ पर 120 न्यूटन पीछे लगेगा, दैट इज़ KX पीछे लग रहा है। उसका एक्सेलरेशन आपको पूछा गया, एक्सेलरेशन ऑफ 20 kg पूछा गया है। तो नेट फोर्स इक्वल टू M इंटू ए, तो 200 चला रहा है, 120 अपोज कर रहा है, इक्वल टू M इंटू ए। ओके, तो 80 बाई 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो इसका एक्सेलरेशन आपको 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, जो ऑप्शन नंबर 2 से मैच हो रहा है ना। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो आपको बताएगा टेंशन और स्प्रिंग में कैसे वेरिएशन आता है। तो इसके पहले एक पॉइंट नोट कर लीजिए, टेंशन फोर्स changes instantaneously after cutting। टेंशन फोर्स तुरंत चेंज होती है। What about spring force? Spring force doesn't change instantaneously after cutting। तो आप यहां देख सकते हो स्प्रिंग फोर्स तुरंत चेंज नहीं होता, टेंशन फोर्स तुरंत चेंज होगा। तो अभी पहले तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में दिया हुआ है, दोनों का एंगल 37 डिग्री दिया हुआ है। तो पहले तो दोनों का स्प्रिंग फोर्स और टेंशन फोर्स निकालेंगे। सेकेंड सिनेरियो में एक साइड की स्प्रिंग कट करने को बोल रहा है, राइट साइड की स्प्रिंग या राइट साइड का स्ट्रिंग, मतलब ये वाला पोर्शन आप कैंची से काट दो, ये वाला पोर्शन आप कैंची से काट दो, ऐसा बोल रहा है। काटने के बाद क्या सिनेरियो होगा एक्सेलरेशन का, ये पूछा गया। अब एक्सेलरेशन दोनों के अलग अलग आ जाएंगे, वो आपको ढूंढना है। सो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक हायर ऑर्डर क्वेश्चन है। अभी तक बेसिक क्वेश्चंस किए थे, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपके कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करेगा। सो लेट्स बिगिन टू सॉल्व दिस
बिफोर कटिंग, फर्स्ट स्टेप हम बिफोर कटिंग सॉल्व करेंगे, देन आफ्टर कटिंग का सिनेरियो देखेंगे। सो बिफोर कटिंग, आप बिफोर कटिंग देख सकते हो, स्प्रिंग फोर्स यहाँ पर ऐसा था, एक यहाँ पर एक ऐसा था, ओके। यहाँ 37 दिया हुआ है, इसका मतलब ये 53 है ना, ये भी 53 होगा, ओके। kx फोर्स लग रहा है, तो 2kx cos 53, यहाँ पर mg को बैलेंस कर रहे होंगे। mg कितना दिया हुआ देख लेते, मास एक बार, मास दिया 2 किलो, तो 20 न्यूटन को बैलेंस कर रहे हैं। तो mg कितना है, 20 न्यूटन है आपका, तो ये 20 आ जाएगा, तो 20 में से 2 जाएगा 10 टाइम्स। kx की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो यहाँ से, cos 53 की वैल्यू 3/5 होती है, तो ये 3/5 इक्वल टू 10 है, तो kx की वैल्यू आपको 50/3 न्यूटन आ रही है। तो इंडिविजुअल स्प्रिंग फोर्स इस तरफ और इस तरफ दोनों ही 50/3 न्यूटन है, दोनों ही 50/3 न्यूटन है। इन दोनों का कॉस कंपोनेंट mg को बैलेंस कर रहा है, साइन कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है, साइन कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा होगा, ये कैंसिल हो जाएंगे और वर्टिकल कंपोनेंट इसके बैलेंस कर देंगे, वर्टिकल कंपोनेंट इसके एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। ऐसे ही स्ट्रिंग में क्या हो रहा है देखते हैं। टेंशन ऊपर लग रहा होगा ऐसे ही, 2 kg mg नीचे लग रहा है, 20 न्यूटन, ये भी 53 डिग्रीज पे है, तो 2t cos 53 इज अगेन 20 न्यूटन। तो यहाँ से भी टेंशन की वैल्यू भी 50/3 न्यूटन आई। तो दोनों में आंसर तो सेम ही आया, क्या फ़र्क पड़ा? अब फ़र्क पड़ेगा जब इसको कट करोगे तो दोनों के न्यू एक्सेलरेशंस अलग होंगे, तो वो समझने के लिए ये बिफोर कटिंग का सिनेरियो था। अभी आफ्टर कटिंग करेंगे स्प्रिंग के लिए, आफ्टर कटिंग करेंगे स्ट्रिंग के लिए। तो पहले कर रहे स्ट्रिंग के लिए, आफ्टर कटिंग ऑफ स्प्रिंग, पहले स्प्रिंग कर लेते हैं, आफ्टर कटिंग ऑफ स्प्रिंग। तो स्प्रिंग को हमने कट कर दिया, स्प्रिंग को एक कट कर दिया, तो अभी डायग्राम में सिर्फ एक ही स्प्रिंग दिखेगी आपको ऐसे एट एन एंगल 37 डिग्रीज। अब ये ब्लॉक 2 kg का mg लगा रहा है नीचे 20 न्यूटन, ओके। ये एंगल आपका 53 डिग्रीज, ओके। अब इस बॉडी के पास 2 एक्सेलरेशन होंगे, एक नीचे की तरफ होगा, एक कंपोनेंट इधर भी होगा। तो एक एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन ay मान लेता हूँ, एक एक्सेलरेशन होगा एक्सेलरेशन x डायरेक्शन। तो y डायरेक्शन में कौन एक्सेलरेशन रहेगा? यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स डजंट चेंज, स्प्रिंग फोर्स डजंट चेंज इमीडिएटली। तो इसको हटाने से स्प्रिंग को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो वैल्यू सडनली चेंज नहीं होगी, कुछ समय के बाद होगी अलग बात है, बट इंस्टेंटेनियस चेंज नहीं आएगा, तो इनिशियल एक्सेलरेशन पूछा गया, कट करने से तुरंत एक्सेलरेशन क्या होगा? तो ये स्प्रिंग फोर्स जो है सेम ही रहेगी। तो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? kx की वैल्यू 50/3 हमने पहले निकाली थी बिफोर कटिंग, है ना। तो 50/3 का cos 53, 50/3 का वर्टिकल डायरेक्शन का बैलेंस कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा? kx cos 53 और ये 20 और जा रहा होगा नीचे, बिकॉज इस तरफ वाला जो kx था कट गया ना, 2kx cos 53 बैलेंस कर रहा था, अभी एक तो कट गया, तो एक्सेलरेशन होगा नीचे की तरफ, ओके। तो 20 माइनस kx cos 53 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, मास इंटू एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। तो आप लिख सकते हो 20 माइनस 50/3 cos 53 की वैल्यू 3/5 इक्वल टू 2 इंटू ay। तो यहाँ से एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन आप देख सकते हो, 3 घटा 5 गया 10 टाइम्स, 20 माइनस 10 आ गया 10/2 आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो y में आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, y में आपका एक्सेलरेशन आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। x में क्या हो जाएगा? अब x में क्या हो जाएगा देखते हैं। तो x में आपका डायग्राम में इस तरफ वाली फोर्स है kx sin 53 और वो ऑपोजिंग फोर्स नहीं है,
तो ये आपका ए वाई ए एक्स है, तो के एक्स साइन 53 इज एम, दैट इज 2 इंटू एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। एक्स मतलब माइनस एक्स है, कोई बात नहीं उससे। के एक्स कितना है 50/3 साइन 53 4/5 इक्वल टू 2 इंटू ए वाई। तो देखो 5 जाएगा 10 टाइम्स, 40/3 या 20/3, ये 2 जाएगा 10 टाइम, तो ये 40 आ रहा है, 5 जाएगा 10, 4 जाएगा 2 टाइम्स, 20/3 आ रहा है। 20/3 एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन आ गया, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन आ जाएगा आपका, वो भी नेगेटिव एक्स में आ रहा है। ओके, बिकॉज ये इधर ब्लू करेगा, अभी इधर मूव करेगा, तो माइनस आई कैप और प्लस जे, ये माइनस जे कैप है। तो नेट एक्सेलरेशन कुछ पूछा गया है, तो ए नेट कितना हो जाएगा आपका ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई का स्क्वेयर अंडर रूट। हम आंसर में इंटरेस्टेड नहीं, मेथड में इंटरेस्टेड थे। तो ए एक्स स्क्वेयर कितना है 20/3 का होल स्क्वेयर प्लस 5 का स्क्वेयर अंडर रूट। तो कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो, है ना। 400/9 आ जाएगा प्लस 25, एलसीएम लो थोड़ा सा, 9 में से 3 बाहर आ जाएगा, तो 45 245 है ना, 200 प्लस 45 आ जाएगा, 200 प्लस 25 इंटू 9, 25 इंटू 9, 25 इंटू 10 250, 225, 225 प्लस 200 400 625, 625/9 मतलब 25/3 आ रहा है, मेरा एक्सेलरेशन आ रहा है। कैलकुलेशन करना हो तो कर लो, आप कर सकते हो। 25/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर आना चाहिए, है ना। ये 400/9 है, ये 25 इंटू 9 225, 625/9 आ रहा है। 625 का 25 रूट है, 9 का रूट 3 है, तो मेरा आंसर 25/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नेट एक्सेलरेशन आएगा। नेट एक्सेलरेशन मेरा आ गया 25/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द केस ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग को कट करने से आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा 25/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जस्ट आफ्टर कटिंग द स्प्रिंग। अभी ऐसा ही सिनेरियो स्ट्रिंग के साथ करेंगे। अभी हमने स्प्रिंग के साथ किया, अभी स्ट्रिंग के साथ। आफ्टर कटिंग स्ट्रिंग को कट करने से क्या होगा देखते हैं। स्ट्रिंग को कट करने से आपका जो मास था ऐसे 2 kgs, ये ऐसे बंधा हुआ है, ये T नहीं रहेगा, T चेंजेस टू T डैश। ये एंगल आपको 53 दिया हुआ वर्टिकल के साथ, है ना। तो मैं अगर ऐसे बनाऊं तो आपका mg फोर्स जो है ऐसा लग रहा है ना, तो mg का एक कंपोनेंट यहाँ आ जाएगा mg cos 53 और एक कंपोनेंट ऐसा आ जाएगा mg sin 53। टेंशन सेम नहीं रहेगा, टेंशन चेंज हो जाएगा। तो नया टेंशन कितना है पहले निकालते हैं। तो नो एक्सेलरेशन along टेंशन, नो एक्सेलरेशन along टेंशन के along कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। नो एक्सेलरेशन along टेंशन, सो T डैश मस्ट बी इक्वल टू mg cos 53। T डैश की वैल्यू mg कितना है 20 का cos 53, 20 इंटू 3/5। तो आप देख सकते हो T डैश की वैल्यू 5 जाएगा 4 टाइम्स, 4 3 12, 12 न्यूटन आ जाएगा। तो टेंशन पहले कितना था 50/3 इज लाइक 16.67। सो वहाँ से सडनली चेंज होके कितना हो गया 12 न्यूटन हो गया। स्प्रिंग फोर्स चेंज नहीं हुई थी, दैट इज़ अ मेजर डिफरेंस। सेकेंड, इस डैश में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, टेंशन इस तरफ है, तो एक्सेलरेशन आपका नेट इस तरफ हो जाएगा, एक्सेलरेशन इतना हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। और इसको कौन चला रहा है mg का साइन कॉम्पोनेंट, लाइक इंक्लाइन प्लेन पे कैसे चलते वैसा, तो mg का साइन कॉम्पोनेंट चला रहा है इसको। तो m इंटू ए मस्ट बी इक्वल टू mg साइन 53। m कट जाएगा, आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा g साइन 53, 10 साइन 53 की वैल्यू 4/5, साइन 53 की वैल्यू 0.8 या 4/5, 5 जाएगा 2 टाइम्स, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। सो दोनों में आंसर अलग आ रहा है, आप देख सकते हो। पहले वाले क्वेश्चन में 25/3 आ रहा था जो 8.33 होता है, इसमें आ रहा है 8। तो टेंशन और स्प्रिंग कट करना सेम बात है क्या? डेफिनेटली अलग बात है। टेंशन फोर्स तुरंत चेंज हो जाती है, स्प्रिंग फोर्स इंस्टेंटेनियस चेंज नहीं दिखाती। तो इस तरह के क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं। स्प्रिंग को कट करने से क्या होगा, स्ट्रिंग को कट करने से क्या होगा,
ये एक एडवांस इलस्ट्रेशन आपने देखा हुआ है, इससे आपके कॉन्सेप्ट्स आई होप क्लियर हो चुके हैं, है ना। और भी क्वेश्चंस बहुत सारे आपको बुक्स में मिलेंगे, यू कैन स्टार्ट विद देम। आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। हैव ए ग्रेट डे। बाय बाय।